हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्स्थ क्लास की एसएसटी, हमारे अतीत का अध्याय 2 का पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हम आग की खोज तक पढ़ चुके थे। अब इसके आगे पढ़ते हैं। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। तो मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाएं ये रही। ठीक है, साउथ में है, आंध्र प्रदेश। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। राख मतलब पता है, जब आग जलती है उसके बाद राख बनती है ना। तो यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, है ना। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, और खतरनाक जानवरों को दूर आदि बहाने के लिए, है ना। आगे देखते हैं। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? आज भी इसलिए करते हैं ना, खाना पकाने के लिए और बहुत काम होते हैं। हम्म, बदलती जलवायु, इसका मतलब क्या है देखते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, है ना। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, है ना। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े पेड़ वहाँ पे हट चुके थे, अब वहाँ पे घासें उगने लगी थी और घासों के मैदान बन गए थे। ठीक है, इसीलिए हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी और गायें जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। ठीक है, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे कि ये क्या खाते हैं, है ना, और कब ये बच्चे देते हैं। ठीक है, इन सब बातों पर इन्होंने जानकारी हासिल की। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे, है ना। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है, खेती और पशुपालन की शुरुआत ये कब से हुई? इसी दौरान, जब ये लोग जानवरों के बारे में समझ रहे थे ना, उसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। मतलब अभी इंसानों ने इसे उगाना शुरू नहीं किया है, लेकिन अपने आप ही प्राकृतिक रूप से ये उगने लग गए। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वह यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं, है ना। कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, कैसा वायुमंडल चाहिए इनको उगने के लिए, क्या पानी कम हो या ज़्यादा हो, है ना। तो कैसे जगह पे ये उगते हैं वो ये भी जान गए होंगे। और कब पककर तैयार होते हैं, है ना, कभी खाने लायक होते हैं। ठीक है, ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे, मतलब किसान। ठीक है, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बना लिया होगा, है ना। घर के बाहर खाना रख दिया और जानवर आया उसे खाया। तो उन्होंने रोज रोज ऐसा करना शुरू कर दिया होगा, तो वो जानवर वहीं पर रहने लग गया होगा, है ना। तो ऐसे उन्होंने जानवरों को पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। ठीक है, क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया होगा? ठीक है, तो आगे देखते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने
और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। ठीक है, जब लोगों ने पौधे उगाना सीख लिया, मतलब खेती करना सीख लिया और जानवरों की देखभाल करना सीख लिया, तो हमने इसको क्या कहा? बसने की प्रक्रिया। यानी यहाँ से बसने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे, है ना, कि कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन जल्दी उगते हैं, कौन देर में उगते हैं। तो इन सब बातों का बहुत इन्होंने चयन किया होगा, उसके बाद इन्होंने पालतू बनाया होगा जानवरों को। ठीक है, उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, है ना, जो कम बीमार पड़ते हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज अनाज के पक्के दानों के के भार को संभाल सके, है ना, जो टिकाऊ पौधे हों। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें, है ना, ताकि दोबारा से हम उन्हें उगा पाएं। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। ठीक है, जो कम भौंकते हो, कम काटते हो, जैसे कि कुत्ता, है ना, और बिल्ली। इसके मुकाबले में शेर को पालतू क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो जल्दी काटते थे, है ना, खाते थे मार के। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए, है ना, उनसे और अलग होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। तो ये जो वाला जो बड़ा वाला दांत है ना, ये क्या है? ये जंगली का है, और जो छोटा वाला है ये वो पालतू का है ना। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का? तो जो बड़ा वाला है वो जंगली सुअर का है, और जो छोटा वाला है वो पालतू सुअर का है ना। आगे देखते हैं। बसने की प्रक्रिया मतलब पौधे को पौधे को उगाना और जानवरों को पालतू बनाना। तो बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। ठीक है, वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। ठीक है, बसने की प्रक्रिया हुई तभी हम आज जो भोजन करते हैं वो हम कर पा रहे हैं। ठीक है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। ठीक है, गेहूं तथा जौ सबसे पुरानी फसलें हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, उसके बाद भेड़ बकरी गाय आदि। ठीक है, एक नवीन जीवन शैली, इसका मतलब क्या है देखते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है ना, महीने के टाइम लगता है कि ये इसका बीज फूटता है, फिर बाहर आता है ना, फिर इस पर और खाने की चीज लगती है, तो इसको थोड़ा वक्त लगता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। इससे पहले क्या था? इससे पहले ये था कि जैसे ही किसी एक जगह की जो पेड़ होते हैं उनके फल खत्म हो गए, या फिर वहाँ की जो हरियाली है वो खत्म हो गई, और जो वहाँ पे हिरन है और जो अन्य जानवर हैं उनके खाने के लिए सामग्री नहीं बची है, तो वो जानवर उस जगह को छोड़कर वहां से चले जाते थे। लेकिन जो लोग थे उन्हें वहां पर रुकना पड़ता था, है ना। अब वो रुकने लग गए। पहले वो उन जानवरों के पीछे चले जाते थे जो खाने के पीछे हरियाली ढूंढते थे, है ना। लेकिन अब अगर लोग खेती करेंगे तो उन्हें एक जगह पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अपने खेत की देखभाल करनी होती थी, है ना। तो वही बात यहाँ पर जानेंगे, उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उसकी रक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था, ये खराब ना हो जाए, है ना, और अन्य बातें होती हैं। अनाज को भोजन और बीज, अनाज को जो अनाज हमने काटा है खेत में से, उस अनाज को भोजन
और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, है ना, बीज के लिए भी, ताकि वो हमसे भविष्य में फिर से बो सकें। इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, है ना, भंडारण मतलब इकट्ठा करना, संभाल के रखने वाली बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, ठीक है, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब क्योंकि ये जानवरों का शिकार करते थे, और क्या है, जानवर चलते फिरते भी हैं और ये उनको मारकर खाते भी थे, तो इसीलिए क्या यहाँ लिखा हुआ है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। ठीक है, जानवर क्या है, एक चलते फिरते खाने की चीज है एक तरीके से बोले तो। ठीक है, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है ना, तथा साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है, और जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक है, अगर हम पशु को पालते हैं तो हमें उससे भोजन अवश्य मिलेगा, दूध मिलेगा या मांस मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और जो खेती करते हैं वो, अभी हम बात कर रहे थे आरंभिक मानव की, जो सिर्फ जानवरों का शिकार करता है और खाद्य संग्रह करता है जंगलों से, है ना, फल कंद मूल इकट्ठा करता है। मूल क्या होती है, जड़, है ना, तो वो सब इकट्ठा करता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आरंभिक कृषक, अब जो आरंभिक मानव है वो बन चुका है कृषक। और पशुपालक के बारे में पता करें, देखते हैं। मानचित्र 2 पृष्ठ नंबर 13 देखते हैं। देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? देखते हैं ऊपर। ठीक है, नीले वर्ग, वर्ग किसे बोलते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो नीले वर्ग देखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये रे, दो ये रे, एक ये रहा, है ना, तो ये क्या है, नीले वर्ग है, और दो यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है नवपाषाणिक पुरास्थल, यानी कि नए पुरास्थल। इसका मतलब क्या है कि जो पुरास्थल हैं ये उनसे कुछ नए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दिखाई दे रहे हैं, हाँ दिखाई दे रहे हैं। पता है इनमें से प्रत्येक, ठीक है, हाँ दिख रहे हैं, तो इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो जो भी आपने वर्ग देखे ना, जितनी भी जगह पर देखे आपने वर्ग वगैरह यहाँ बने थे ना, ऐसे करके ऐसे वर्ग बने थे कुछ, तो जितनी जगह पर आपने ये वर्ग देखे ना, वहां पर पुरातत्वविदों को क्या मिला है, शुरुआती खेती के निशान और पशुपालकों के निशान। ठीक है, साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य क्या होते हैं, कि उनके निशान। ठीक है, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ठीक है, पश्चिमोत्तर मतलब एकदम बहुत ही पश्चिम में, बहुत ही पश्चिम मतलब एकदम पश्चिम में, भारत के एकदम एंड में जाके, और आधुनिक कश्मीर में यानी ऊपर की तरफ, और पूर्व में और दक्षिण में, यानी सब दिशाओं में मिले हैं। ठीक है, ये पुरास्थल है, देखे थे आपने भी। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान जो भी यानी कि हमें दिखाया, निर्दिष्ट क्या होता है, जो हमने निर्देश दिया, अभी दिखाया, है ना, इशारा किया, तो वास्तव में ये स्थान, निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी, जहां पर ये लोग रहते थे और खेती करते थे और पशु पालते थे, है ना, या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने
दानों के अवशेष हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला है? जले हुए अनाज के दाने। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 6th क्लास की अतीत का पार्ट 2। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।